हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी वॉरियर्स एडुकेप के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का तीसरा लेक्चर। WBJE एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पिछले दो वीडियो में बताते आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप ज़रूर जाके ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे आपको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आप जानते हैं कि हैंड रिटन नोट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन में। आपको यहाँ पे मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जितने PYQs हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी आप प्रॉफिट जानते हैं, पहले वीडियोस में हम बता के रखे हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का प्रॉफिट क्या है आपका। ओके, तो इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं और अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हम ये पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने, ये आपका होमवर्क था। ये आपका होमवर्क था पिछले क्लास का। तो आप इसको ट्राई किए थे? नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप अभी कर लो। वीडियो पॉज करके अभी आप इसको ट्राई कर लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन कराए थे मैंने उसी से सिमिलर है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। आप आप एक बार इसको अपने से ट्राई करना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो एज अ क्वेश्चन यहाँ पे आप पहले देखिए, ट्राई करिए। क्या करेंगे हम इसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो x का पावर n मीन्स कि x की जगह पे a पुट करना है हमें। a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x की जगह a पुट करेंगे माइनस a। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली ये a नहीं है। a से x की वैल्यू हम जो a पुट किए वो एग्जैक्टली a नहीं है, a से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। दो वैल्यू a प्लस और a माइनस, दो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। दोनों में से कोई वैल्यू आप पुट करिए, दो बार पुट करना है, दोनों बार चेक करना है। ओके, तो ये न्यूमरेटर जीरो की ओर जा रहा है और डिनोमिनेटर भी जीरो की ओर जा रहा है। जब ऐसा केस बने जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो की तरफ जाए तो हमें क्या करना है। पिछले लेक्चर्स में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है। आप अगर मेरे प्रीवियस दो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पहले आप वो दोनों लेक्चर्स देखो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे के लेक्चर आपको प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप ये 0/0 का फॉर्म देख के घबरा गए होगे अगर से आप पहले के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए होगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखें, उसके बाद लेक्चर 3 स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो बच्चे लेक्चर 1 2 देख के आ रहे हैं वो यहाँ पे देखो। ठीक है, 0/0 का फॉर्म आया, इसका मतलब कि हमें आगे क्या करना है। आगे हमें एक रूल है जिसका नाम है LH रूल, लॉपिटल रूल भी हम इसको बोलते हैं, LH रूल। और इसका क्या नाम है, एल हॉस्पिटल रूल। आप बोलोगे सर ये तो एल हॉस्पिटल रूल है, आप इसको लॉपिटल रूल क्यों बोल रहे हो। इसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए इसको लॉपिटल रूल बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो अब आगे हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ये मेथड तो हमारा गलत हो गया, तो नेक्स्ट मेथड क्या है। ठीक, ओके। नेक्स्ट मेथड है कि हम जब ऐसा केस बनता है तो LH रूल लगाते हैं। LH रूल में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ओके, हम इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n(x) का पावर n माइनस 1 माइनस a का पावर n, ये कांस्टेंट होता है, ये जीरो। ओके, नेक्स्ट
जब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और ए एक कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एन एक्स का पावर n माइनस 1 अपॉन में 1। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो n इंटू एक्स की जगह पे हम a पुट करेंगे, a n का पावर माइनस 1, a का पावर n माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाई 1, जो कि ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n a का पावर n माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, किसने किसने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था? ओके, जिसने भी ट्राई किया था वेरी गुड। अगर से आपसे ये क्वेश्चन हो गया था और नहीं हुआ था तो भी वेरी गुड, क्योंकि आपने ट्राई किया। ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा था कि यहाँ पे आपका लिमिट ख़त्म होता है, लेकिन एक थ्योरम आपका बचा हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आपने खाया होगा, सैंडविच ऐसे ऐसा कुछ रहता है, बीच में कुछ भरा हुआ रहता है। ओके, एक सेकेंड, अच्छे से मैं इसे बना देता हूँ। ठीक, ये एक ब्रेड, दूसरा ब्रेड, बीच में दबा हुआ रहता है कुछ, सैंडविच ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये सैंडविच है। आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। इस सैंडविच के नाम से ही इस थ्योरम का नाम पड़ा है सैंडविच थ्योरम। क्यों? ये थ्योरम आखिर है क्या, ये थ्योरम आखिर बताता क्या है? ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये थ्योरम आखिर बताता क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि इफ f डॉट g एंड h आर 3 फंक्शन, मतलब fx, gx एंड hx आर 3 फंक्शन। इसने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे fx, gx and hx are 3 functions such that fx is less than equal to gx is less than equal to hx for all x in some interval containing the point x is equal to c, and if limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c, hx is equal to l। अगर ऐसा है तो बीच में जो लिमिट है, लिमिट x टेंड टू सी, gx इज इक्वल टू l होगा ही होगा। ओके, तो जैसा कि इस थ्योरम का नाम ही है सैंडविच थ्योरम। आइए हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये ग्राफ है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, ये कोई एक फंक्शन है, ये है fx। ठीक है, दूसरा फंक्शन है hx। ठीक, और जो तीसरा फंक्शन है ये दोनों के फंक्शन के बीच में है, जो कि है gx। ओके, ये 3 फंक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx, मतलब कि सबसे बड़ा फंक्शन है hx, सबसे बड़ा फंक्शन है hx। तो यहाँ पे सबसे बड़े फंक्शन को हम hx बोल देते हैं। ओके, सबसे बड़े फंक्शन को हम hx बोल देते हैं, ये hx, और ये fx। ठीक है, fx इज लेस देन इक्वल टू hx इज लेस देन इक्वल टू fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि एट पॉइंट c, मतलब कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है c। ठीक है, इस पॉइंट पे लिमिट fx की क्या वैल्यू है? लिमिट fx की वैल्यू है l,
लेट सपोज लिमिट एच एक्स की वैल्यू है एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। और इसी पॉइंट पे सी पे एच एक्स की क्या वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एल। एच एक्स की भी वैल्यू एल ही है, बहुत पास पास में एकदम, दोनों अप्रोच कर रहे, मतलब कि एकदम पास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स ज़ीरो है, मतलब कि दोनों इक्वल ही है, अप्रॉक्स मतलब कि बहुत ही पास हैं, एल के बराबर ही है मान लीजिए, ठीक है। बस हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। और तीसरा फंक्शन जो है जी एक्स, जो तीसरा फंक्शन है यहाँ पे जी एक्स, ये जो फंक्शन है ये एच एक्स और एफ एक्स के बीच में है। तो ये क्या होगा, जब ये दोनों एल के इक्वल हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एट पॉइंट सी जी एक्स की क्या वैल्यू होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इजकल टू एल है और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इजकल टू एल है, तो इन दोनों फंक्शन के बीच में जो नया फंक्शन है, एक फंक्शन फंसा हुआ है, वो उसकी भी वैल्यू एल ही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस जी एक्स की भी वैल्यू एल है। जैसे आप देखे होंगे कि सैंडविच में दो ब्रेड रहता है, उनके बीच में एक फंक्शन फंसा, एक कुछ फंसा हुआ रहता है, उसके बीच के जो थिंग्स होते हैं, मसाले होते हैं, वो उसमें फंसे हुए रहते हैं। सैंडविच के बीच में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं वो उसमें फंसे हुए रहते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स और एच एक्स के बीच में जी एक्स फंसा हुआ है सैंडविच की तरह, इसकी वजह से इसका नाम सैंडविच थ्योरम पड़ा है। और आप देख सकते हैं सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो आप पूछेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, इसको कैसे लगाएंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ग्राफ जो पिछला ग्राफ, ये ग्राफ है, यही सेम ग्राफ है दोनों। ये ग्राफ यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है, इसके वजह से मैं आपको इस पेज में समझाया हूँ, ठीक है। तो इसका आप ज़्यादा सोचिएगा मत कि इस ग्राफ को मैंने नहीं समझा, इस ग्राफ को मैंने नेक्स्ट पेज में समझा दिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप बोल रहे होंगे कि इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि हम सैंडविच थ्योरम को कहाँ और कब यूज़ करेंगे, कौन से क्वेश्चन में लगा सकते हैं, किस में नहीं लगाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा। तो आपका डाउट क्लियर करते हैं। आपके मन में दो डाउट हो रहे होंगे, एक हाउ टू अप्लाई एंड सेकेंड डाउट है व्हेन टू अप्लाई। ठीक है बच्चों, तो हम यूज़ इसको कब करेंगे, ये देखिएगा। हम इसे यूज़ तब करेंगे जबकि हम कोई और मेथड का यूज़ ना कर पा रहे हों। जब सारे मेथड फेल हो जाएं तब हम सैंडविच थ्योरम को यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब बाकी मेथड काम ना आए, ठीक है। और एक और जगह हम इसको यूज़ करेंगे, कौन सी जगह पे, जिस क्वेश्चन में GIF का यूज़ हो रहा होगा। GIF क्या है, आप पूछोगे GIF क्या है। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, क्वेश्चन कंटेनिंग GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो और कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, ठीक, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका नाम ही सैंडविच थ्योरम है। तो जैसे आपको कोई लिमिट दिया हुआ है, लिमिट GX दिया हुआ है, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 या a, कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो आपको एक इससे बड़ा फंक्शन निकालना है, आपको इससे एज्यूम करना है बिग फंक्शन,
ठीक है, एच एक्स। और एक एज्यूम करना है स्मॉल फंक्शन, क्या करना है, स्मॉल फंक्शन, एक स्मॉल एज्यूम स्मॉल फंक्शन। ठीक, दो तरीके का फंक्शन आपको एज्यूम करना है। स्मॉल फंक्शन हम ले लेंगे एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। सेम लिमिटिंग वैल्यू लेना है, ठीक। उसके बाद आपको अप्लाई करना है सैंडविच थ्योरम, ठीक। अब कैसे अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं, पहले हम अपना बोर्ड क्लियर करके हटाते हैं। ओके, ठीक, और इसे भी क्लियर करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। ओके, बहुत जल्दी क्लियर कर लिया हमने बोर्ड को। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 2/x, ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक। पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 का स्क्वायर इंटू साइन 2/x, x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 0, डेट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर साइन 2/0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू आएगी साइन की तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर आ रहा है 0। ओके, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड से हमने करके ट्राई किया। अब एक बार हम इसे सैंडविच थ्योरम से ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि पहले इससे, अच्छा ये देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक आती है, आपको तो पता ही होगा क्लियरली कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -1 से 1 तक। ओके, ठीक, तो हम साइन 2/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, एक सेकेंड, लेस देन इक्वल टू -1 से 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू आती है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को, मतलब कि पूरे इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जब पूरे के पूरे इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -x² इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2/x इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जो वैल्यू बनी है, ये जो वैल्यू बनी है ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक। तो अब ऐसा हुआ तो हम डायरेक्ट अब लिमिट लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x² इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x² साइन 2/x इज लेस देन इक्वल टू x, यहाँ पे x² होगा। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम साइज इसका छोटा कर लेते हैं, ठीक, आपको दिख रहा है ना, ओके, हाँ दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 -x² का, x की जगह पे 0 लगाएंगे तो -0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x² साइन 2/x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे होगा लिमिट, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। ओके, यहाँ पे फिर आ जाएगा लिमिट x² x की जगह 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, ठीक है।
बच्चों, तो आप ये देख रहे हैं कोई एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है जो कि जीरो के ही बीच में है, जीरो से जीरो से बड़ी है और जीरो से छोटी है। कोई ऐसी वैल्यू आप बताइए जो कि कोई एक नंबर है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ, तो ये पॉसिबल है? ये केस पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई और नंबर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, तो 7 जीरो से छोटा और जीरो से इक्वल, ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो पॉसिबल कौन सा नंबर होगा? पॉसिबल कौन सा नंबर होगा? एज जीरो से छोटा मतलब कोई भी नंबर, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालता हूँ, मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ, यहाँ पर भी 100 डाल देता हूँ। कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 100 से छोटा और 100 से बड़ा हो। 100 से छोटा इक्वल टू और 100 से बड़ा इक्वल टू दोनों हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 100, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक, सेम उसी तरह यहाँ पे जीरो दिया हुआ, जीरो से ये जो एक सेकेंड, ये जो लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 2/x है, ये जीरो से बड़ा और इक्वल भी है और जीरो से छोटा और इक्वल भी है। ऐसा कब पॉसिबल है? जबकि ये वैल्यू जीरो हो, जब ये वैल्यू ज़ीरो हो तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। और यही बोलता है सैंडविच थ्योरम कि जो लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट एल है, लोअर लिमिट एल है और हायर लिमिट भी एल है, लोअर लिमिट की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट में सॉरी लोअर फंक्शन जो है वो भी एल है और हायर फंक्शन जो है उससे ग्रेटर फंक्शन वो भी एल है। जो बीच में तब जो बीच में बचा हुआ फंक्शन होगा वो भी एल के इक्वल ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, तो आपको होप है कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने से करिए जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 साइन x होल डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बोल रहे हो सर आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमें आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्राई करो, ये भी एकदम सेम उसी की तरह है। आप बस ट्राई करो, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर होगा। और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके WBJE के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंडविच थ्योरम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। WBJE में ये कई बार पूछा जा चुका है। जो ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते वो सैंडविच थ्योरम की हेल्प से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसे ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ट्राई किया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को, बिना ट्राई किए आगे वीडियो मत लेके जाइएगा। पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए और लेक्चर पूरा करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ करना। आप होप है कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करके आ चुके होंगे, आपके आंसर भी आ चुके होंगे और आप बिल्कुल सही होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और दोबारा ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 7 साइन x होल डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सैंडविच थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता है, अच्छा हाँ एक बात और, अगर कहीं पर साइन x कॉज x ये दे दिया है जिसका कि रेंज आपको पता है, तो आपके लिए सैंडविच थ्योरम बहुत ही ईजी हो जाता है लगाना। क्योंकि सैंडविच थ्योरम में मेनली जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने रेंज का यूज़ करके ही सैंडविच थ्योरम लगाया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो अभी हम इस बीच में जो फंक्शन है इसको हम एकदम क्वेश्चन की तरह बनाना है हमें, तभी हम साइन इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि साइन ये सैंडविच थ्योरम में हम यहीं से वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा पहला काम है कि हम ये साइन एक्स को x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई -2x+13 के इक्वल लाएं। तो ये कैसे ला सकते हैं ये आप देखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पे आई होगी अगर से आपने खुद से ट्राई किया होगा क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 से पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम 7 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 7 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तरीका आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे न्यूमरेटर में x है, अब प्लस में x है, तो हमें यहाँ पे बीच में प्लस में x लाने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरे इक्वेशन में प्लस x करना होगा। तो हम करते हैं -7 + x लेस देन, सैंडविच थ्योरम में यहाँ पे इक्वल टू भी रहता है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। ओके, यहाँ पे x + 7 sin x इज लेस देन इक्वल टू 7। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि न्यूमरेटर तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बन गया, न्यूमरेटर ये आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर भी सेम क्वेश्चन की तरह बनाना है। क्वेश्चन में जिस तरीके से फंक्शन में दिया हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फंक्शन में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर की चीज़ें दी हुई हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उससे मल्टीप्लाई करने से कोई भी इक्वेशन में कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, -2x + 13 -2x + 13 -2x + 13 तीनों इक्वेशन को हम -2x + 13 से डिवाइड कर दिए। ओके, तो अब इसको आप देखिएगा कि ये बीच वाला जो फंक्शन है वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपका आ चुका है क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो अब हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक, तो लिमिट अब हम लगा देते हैं, लिमिट -7 + x होल डिवाइडेड -2x + 13 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 7 sin x डिवाइडेड बाई -2x + 13 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 7, यहाँ पे x था प्लस किए थे हमने ऐड, x 7 + x होल डिवाइडेड बाई -2x + 13। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है कि आप देख सकते होंगे, एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि इस पेज में पूरा का पूरा आ जाए। एक सेकेंड मैं इसे छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है छोटा करने में, बट एक सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं, ये बस थोड़ा सा बचा है हमारा, इसका लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो लिमिट ये जो दिख रहा है बीच में हमारा पूरा का पूरा आ चुका है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अगर से हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाएगा। देख लीजिए ऊपर और नीचे दोनों एक्स है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एक्स को कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -7 + x अपॉन में -2x + 13 है। इसमें से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से या तो x कॉमन लेके कट कर देंगे या तो फिर हम ये x से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसे x से डिवाइड कर रहे हैं, जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
-7/x+1 होल डिवाइडेड बाई -2 + 13/x। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं -7/∞ क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा और 13/x भी क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये आ रहा है 1/-2। देख सकते हैं आप डायरेक्ट। सेम उसी तरह आप इसमें भी, सॉरी इसमें नहीं, इस वाले में आप x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और वैल्यू पुट करके x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके आंसर निकालेंगे तो आपको सेम यही आंसर मिलेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड लिमिट मिलेगा, RHL राइट हैंड लिमिट मिलेगा, जो कि 1/-2 के इक्वल होगा इक्वल। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 7/x1 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 2x-2, ये आ जाएगा आपका 13/x होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको, यहाँ से भी आपको 1/-2 ही मिलेगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगा और इसकी वजह से आपका सैंडविच थ्योरम आप आगे जानते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम रोकते हैं इस क्वेश्चन को, अब आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप और आपको सैंडविच थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लिमिट ख़त्म होता है यहाँ पे। WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट था लिमिट का वो पूरा ख़त्म होता है। और अब हम आगे चलेंगे और आगे इस चैप्टर का आप जैसा देखे होंगे कि इसके नेक्स्ट नाम में क्या है, लिमिट। लिमिट के बाद क्या आ रहा है, कंटिन्यूटी। अब हम कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे, आखिर ये कंटिन्यूटी है क्या। तो कंटिन्यूटी है क्या, आपको ये पहले जानना है। ठीक, कंटिन्यूटी का मतलब आप क्या जानते हैं, आप अपने लाइफ में कंटिन्यूटी का मतलब क्या जानते हैं। कंटिन्यूटी मतलब कोई काम करना, कंटिन्यूअस करना, लगातार करना। ठीक है, कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आप WBJE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस अगर से रहेंगे तो आप श्योरली सक्सेस होंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यूअस रहिए, आप अगर से हमारे साथ कंटिन्यूअस होंगे तो आप श्योर सक्सेस होंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाएंगे। आपके लिए कंटिन्यूटी का अर्थ क्या है, आप खुद सोचिए। कंटिन्यूटी का अर्थ है कि ये कंटिन्यूअस रहना अपने वर्क में, अपने काम में, कहीं बीच में ब्रेक ना होना। जैसे कि आप यहाँ से कंटिन्यूअस हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पे गए, कुछ टाइम के लिए आपने किसी का घर में शादी पड़ा या किसी का कुछ हुआ, तो बर्थडे पड़ा या कुछ भी है, फंक्शन है, तो उसके लिए आपने कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया, उसके बाद दोबारा आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट से। तो आपके लाइफ में कुछ दिन की कंटिन्यूटी टूटी तो आप डिसकंटिन्यूअस हुए, आप अपने वर्क से डिसकंटिन्यूअस हुए ना कुछ दिन के लिए। तो आई होप कि आपको कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ तक समझ में आया होगा कि लाइफ में कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। आप वॉरियर्स एडुकेप के साथ कंटिन्यूअस रहिए, आप लाइफ में श्योरली सक्सेस होंगे, क्योंकि वॉरियर्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, वॉरियर्स एडुकेप आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में ज़रूर पहुंचेंगे अगर से आप सीरियसली लेक्चर देख रहे हैं। और हमारे जो DPPs हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, आप वहां से जाके डेली के DPPs उठाइए और करिए, सॉल्व करिए। अगर से आप डेली DPPs सॉल्व कर रहे हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसी प्रोसेस का नाम है कंटिन्यूटी। ठीक, डेली काम करना। ठीक है, ये हमारे, अब आते हैं हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या है आपके मैथ्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में। ओके, आइए। तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, अभी तक की बातें क्या हैं, अभी तक की बातें क्या हैं। ठीक, अभी तक की बातें ये हैं कि अभी तक की बातें कि ये आपका घर है
आप अपने घर के आस पड़ोस में देख रहे थे, नेबरिंग में देख रहे थे कि क्या चल रहा है। आपको अपने घर के अंदर से कोई मतलब नहीं था। जैसे कि लिमिट में हम अपने आजू बाजू के लोगों को देख रहे थे। लिमिट में अंदर मतलब कि एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हमको मतलब था। राइट हैंड लिमिट से मतलब था लिमिट जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को पे हमको देखना है उसका हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से मतलब था, और हमको कोई मतलब नहीं था। तो अभी तक की बातें ये थी। लेकिन अब की बात है नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या बातें होंगी कि हमें देखना क्या है। अब हमें ये देखना है कि हमारे घर में भी क्या चल रहा है, ये भी हमें देखना है। अभी तक हमें देखना था हमें अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है। अब हमें अपने अंदर की भी चीज़ें देखनी है, ठीक। तो जैसे कि अभी तक एक फंक्शन था, कोई, हम उस पॉइंट के, एक फंक्शन था कोई, हम उस पॉइंट के आसपास की बातें देख रहे थे कि एट एक्स इजकल टू सी, एट एक्स इजकल टू सी एल एच एल इज इक्वल टू 3, और सॉरी एल एच एल इज इक्वल टू, सॉरी एल एच एल इज इक्वल टू, इधर से देखेंगे एल एच एल, इधर से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, एल एच एल आएगा आपका इधर साइड से, ओके। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, एल एच एल इज इक्वल टू 4, ओके। और आर एच एल कहाँ आ रहा है, इस साइड से। तो आर एच एल की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 3। तो ये एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल हो का केस है, ठीक है। अभी तक ऐसा चल रहा था। और एक केस था जिसमें कि दोनों इक्वल हो जा रहे थे। दोनों केस आप देख चुके हैं, ठीक। एक ऐसा केस था जिसमें कोई एक पॉइंट है, ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, ये ग्राफ नहीं लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है, और यहाँ पे एक और ग्राफ है ऐसा, ओके। और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 4, ये पॉइंट है x मान लेते हैं, मतलब इक्वल टू c। तो एल एच एल इजकल टू 4 हो गया और आर एच एल भी 4 हो गया। तो ये एल एच एल इजकल टू आर एच एल हो गया, ठीक है। एल एच एल इजकल टू आर एच एल में हम क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, ठीक है। तो अभी तक ये था। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमको देखना है कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे हम देखेंगे, जस्ट सपोज ये कोई एक ग्राफ है, ठीक, कोई एक फंक्शन है। उससे पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं। कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, उसके कंटिन्यूअस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, लिमिट में भी पढ़ के आए हैं। आगे और क्या होना चाहिए सर, आप वो बताइए, ठीक है। तो उसका फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए, फंक्शन एट एक्स एट ए वो भी इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, एक्स इजकल टू ए, और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इजकल टू ए, एक्स टेंस टू ए, ठीक। और उसका फंक्शन भी ए पे इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और वो फाइनाइट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए, क्लियर है बात, ओके। अब हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, विद द, ये तो टेक्निकल टर्म में था। आ जाइए अब ग्राफिकल टर्म में हम देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं कैसे पता करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे कि एक फंक्शन है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, एट
एक्स इजकल टू सी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है वैल्यू, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या है, इधर इधर से जाएंगे तो ये क्या आ रहा है 3, और राइट हैंड लिमिट क्या है इसका, इधर से आएंगे 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये पहले ही पता चल गया, लेफ्ट पहला ही कंडीशन उसने फॉलो नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो ये फंक्शन सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो कैसे कंटिन्यूअस कैसे होगा, हम कैसे देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले बस हमें ये देखना है कि वो ग्राफ जिस पॉइंट पे, जैसे मैंने कोई एक पॉइंट बोल दिया, एक ये पॉइंट है एक्स इजकल टू सी, कोई भी एक पॉइंट है, अगर से हम कोई फंक्शन बोल रहे हैं, जैसे कि साइन एक्स का फंक्शन हमने बोला, तो साइन एक्स के रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच का रेंज है। तो साइन एक्स के बीच -1 से 1 के बीच नंबर लाइन पे आप देखेंगे -1 से 1 के बीच कौन से पॉइंट आते हैं, जीरो, जीरो के साथ साथ लाखों करोड़ों बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसके बीच में। तो हर एक पॉइंट्स पे हमें लिमिट चेक करना पॉसिबल तो है नहीं, तो हम देखेंगे कि वो तो एक फंक्शन था, हम किसी एक पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे सीखते हैं। ओके, पहले हम पॉइंट पे सीखते हैं, ये साइन एक्स की बातें छोड़ दीजिए, पहले हम एक पॉइंट पे देखते हैं। जैसे कि कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, हम इस पॉइंट पे लिमिट की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बस हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे इस ग्राफ को कट कर रहा है, उससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते होंगे कि ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, इस पॉइंट के आसपास आजू बाजू कहीं पर ये ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस ग्राफ की वैल्यू भी यहाँ पे डार्क सर्कल आप देख रहे होंगे कि इस ग्राफ का फंक्शन भी वहाँ पे फाइनाइट है, डिफाइंड है। ओके, क्लियर है। तो ऐसा केस में ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्या ग्राफ है, कंटिन्यूअस, क्लियर। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि डायरेक्टली हम ग्राफ देख के कैसे कंटिन्यूअस पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल और आप देखिए, ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल और आप देखिए। जैसे कि एक ग्राफ है, ये ओके, ये ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे पूछ लिया x इजकल टू सी पे इसका लिमिट ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एट x इजकल टू सी। तो इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट साइड से अप्रोच कराइए, तो ये आ रहा है 5। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से रेज कराइए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा केस बने तो क्या ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस टाइप का तो दिख रहा है। एक चीज़ आप बोल रहे हैं कि मैंने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट हो, फाइनाइट भी है, बोलेंगे है तो सर क्या दिक्कत है इसमें, नहीं, एक चीज़ आप बोल रहे हैं, आप सोचिए, इसके साथ मैंने बोला था एफ ए हो, एफ ए हो मतलब फंक्शन डिफाइंड हो, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, फंक्शन जो है एफ एक्स वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया, क्लियर है। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफ की बातें, तो अब हम एक चीज़ कर देते हैं, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ है,
इसका इस पॉइंट पे ये 8 है एट पॉइंट सी, एक्स इक्वल टू सी। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है, ठीक, देख सकते होंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी 8 है, ठीक है। एफ ए क्या है? एफ ए क्या है? एफ ए आप देख सकते होंगे इस पॉइंट पे भी 8 है और ये डार्क सर्कल है, ये क्या है? डार्क सर्कल। तो ये हो गया 8। और आप ये देख रहे होंगे 8 भी फाइनाइट है, ये भी 8 फाइनाइट है, ये भी 8 फाइनाइट है। 8 तो फाइनाइट ही होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट इक्वल टू एफ ए, सब इक्वल है। ऐसे केस में ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। ओके, कुछ ग्राफ्स की नॉलेज देखते हैं। ओके, चलिए कुछ ग्राफ्स की नॉलेज, ये मैं ये इरेज क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देते हैं, ज़रूरत तो है नहीं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल। इंटरवल कौन सा इंटरवल? आपके स्कूल में जो इंटरवल होता है लंच के टाइम पे, वो नहीं, ये इंटरवल का आप साइन देख के समझ सकते होंगे। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है जैसे कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये है 5 और ये है 10, इन दोनों के बीच की बात है। मतलब ये जो सर्कल होगा यहाँ पे, ये ब्लैंक सर्कल होगा, ये दोनों की बीच की बात है। क्या? ये दोनों की बीच की बात है। 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में जो बॉर्डर लाइन पे रहता है हम उनको नहीं देखते हैं, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके, क्लियर है? तो इसमें ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी है कि नहीं कैसे पता करेंगे? इसका एक तरीका देखिए, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, आप अच्छे से देखिएगा इस पॉइंट को। ए और बी के बीच में बिटवीन बोला है, एट ए और बी नहीं बोला है, क्योंकि एट बोल देता है तो वो क्लोज इंटरवल हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर से हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस है फंक्शन। ओके, क्या? फंक्शन। ओके, गुड, सही जा रहे हैं आप, गुड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड। ओके, क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल में आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये इस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, कुछ लोग सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ओपन इंटरवल में आप जो बॉर्डर लाइन पे पॉइंट्स रहते थे उसको एक्सक्लूड करते थे, इनमें जो क्लोज इंटरवल है उसमें इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कहीं पर ऐसे सर्कल बना दे रहा हूँ, ऐसे बना के ग्राफ खींच रहा हूँ, कहीं पर ये पूरा डॉटेड कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई एक ग्राफ बनाया, ठीक, ये पॉइंट है 5, ये पॉइंट है 6, सॉरी ये पॉइंट 6 कैसे ही हो सकता है, 6 तो हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट है 3, ठीक। आपका ये यहाँ पे ओपन इंटरवल ऐसे ग्राफ जा रहा है और ये 5 पे ये ऐसा ग्राफ जा रहा है, देखिए, देखते रहिएगा आप, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये जो इस ग्राफ का नाम, इस वाले ग्राफ का नाम है, इसका नाम है एफ एक्स और इसका नाम है जी एक्स, ठीक है। लेट्स, तो एफ एक्स जो ग्राफ है उसका वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इस पॉइंट से सपोज करते हैं, ये पॉइंट है हमारा 3,
ठीक, सपोज करते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा 3 से, ये ओपन इंटरवल लगाएंगे 3 से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन ही रखता है, क्लोज नहीं लगता है। ठीक, और ये जो दूसरा जी एक्स ग्राफ है, जी एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी 3 से इन्फिनिटी तक है, बट ये 3 में हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कुछ लोग सेकंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक, क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं कि 3 को भी इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे देखिए हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो ओपन सर्कल है जिसके अंदर हम डॉटेड नहीं किए, मतलब कि उसको भरे नहीं हैं अंदर से, ठीक, तो वो हमारा नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे वहाँ पे। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, क्लोज इंटरवल में क्या होता है देख लिया आपने। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था, ओपन इंटरवल में 5 से 10 के बीच का नंबर लेते हैं और 5 और 10 को एक्सक्लूड करेंगे, बट यहाँ पे 5 और 10 को भी इंक्लूड कर लेंगे ग्राफ में। ठीक, तो इस इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, आप खुद सोचिए। जब ये वो दोनों को नंबर को इंक्लूड कर रहा है जो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो क्या चाहिए होगा इसको। पहली बात कि पहले जैसा केस तो है ही, मतलब ओपन इंटरवल वाला केस तो है ही, उसके साथ कुछ ऐड हुआ है, मतलब कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। कंटिन्यूटी का रूल है कि वो ग्राफ जो है वो कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक, तो पहली बात इसमें आप देख सकते होंगे लिखा हुआ है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको वन साइडेड लिमिट का केस पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर्स में। आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख के आए, उसके बाद आपको ये वन साइडेड लिमिट का केस समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वन साइडेड लिमिट का केस लगा है। हमने पिछले लेक्चर्स में वन साइडेड लिमिट का केस अच्छे से कवर कर लिया है, आप उसको प्लीज़ जाके देख के आएँ। ओके, क्लियर। यहाँ से आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप पहले देख के आएँ। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड में, एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन शुड बी राइट कंटिन्यूअस। राइट हैंड साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेट सपोज कि ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं ये ए से बी तक है, जस्ट सपोज कि ये फंक्शन ए से बी तक है, तो ये ए पे राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए। ए तो है लेफ्ट हैंड साइड में, आप बोलोगे सर ए तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप क्यों बोल रहे हो वो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैंने पहले बता के रखा है कि हम राइट हैंड साइड से वैल्यू को अप्रोच करेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक, तो वो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं, राइट हैंड साइड से फाइनाइट होना चाहिए और एफ इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक, और कंटिन्यूअस उसी तरीके से होगा अगर से राइट हैंड लिमिट, जैसे कि हम कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, मतलब कि फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट बोलते थे, बट यहाँ पे वन साइडेड लिमिट का केस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं देख रहे हैं, ओनली राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, तो वहाँ से वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, सेम ये केस आपको समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले केस में क्या है कि सेम जैसे राइट हैंड लिमिट हमने देखा था वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड से बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये क्लोज इंटरवल में ये तीनों केस होना चाहिए तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। वन साइडेड लिमिट तो और भी इजी है, उसमें हमको वन साइड का ही लिमिट कैलकुलेट करना है, दोनों साइड का लिमिट कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें और। पॉलिनोमियल फंक्शन, आपने देखा वो पॉलिनोमियल फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जहाँ पर भी पढ़ते होंगे अपने टेबल के जस्ट सामने पेपर पे इस चीज़ को लिखिएगा, क्योंकि इस चीज़ के हेल्प से आप आगे जाके देखेंगे कि कितने लंबे लंबे क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर पूरे सॉल्व हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, एक लेक्चर पूरी क्वेश्चन सीरीज होगी जिसपे कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक, वॉरियर्स एडुकैब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ लाया है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस पर आएंगी जो कि आपको WBJE के
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन में हर एक चीज़ें हेल्प करेंगी। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो उसमें जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उस पॉलिनोमियल फंक्शन उसको अगर फंक्शन की तरह यूज़ करें तो वो सभी कंटिन्यूअस होंगे, वो सभी कंटिन्यूअस होंगे। पॉलिनोमियल फॉर एवरी रियल नंबर आर कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फॉर एवरी रियल नंबर आर कंटिन्यूअस। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल का फंक्शन तो हम बना नहीं सकते हैं, तो कोई भी फंक्शन होगा वो कहीं ब्रेक डाउन नहीं करेगा। जब ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जहाँ ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे वो फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगी। ओके ओके, वेरी गुड। आप अच्छा, ठीक है, चलिए। साइन एक्स, कॉज एक्स, ई टू पावर एक्स, टेन टू पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और मॉड एक्स, ये सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, गुड गुड, आपके दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप कैसे बोल सकते हो कि साइन एक्स और कॉज एक्स कंटिन्यूअस है। ओके, गुड। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहीं पे कर देते हैं, आप नोट करते रहिएगा, आप अपने कॉपी पेन निकाल कर रखिए। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा और लिखते चलिएगा, साथ में मेरे साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिनोमियल फंक्शन का हम एक ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसका ग्राफ नहीं बना सकते जब तक हमारे पास फंक्शन नहीं है। ओके, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये देखिए, ये ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो नोट कर लीजिएगा। साइन एक्स का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 -1, यहाँ पे आएगा आपका π/2, यहाँ पे आएगा आपका पाई, यहाँ पे आएगा आपका 3π/2 और यहाँ पे आएगा आपका 2π। ओके, क्लियर है। तो जो साइन एक्स का ग्राफ है आप देख सकते हैं, वो अपने साइन एक्स का ग्राफ अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस है। कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए, -1 से 1 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अपने रेंज में ये कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में भी कंटिन्यूअस है, चेक कर लीजिए। ओके, तो हमें इसको अपने डोमेन में देखना है, ठीक है, क्लियर है। ओके, कॉज एक्स का ग्राफ आप देखिएगा, नोट करते जाइएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। कॉज एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है एकदम ज़ीरो से। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ज़ीरो से ऐसा चलता है, ठीक। सेम उसी तरह कॉज एक्स का भी ग्राफ है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर। ये 1 से स्टार्ट होता है, क्लियर है, ठीक। ये देख सकते हैं, ये भी ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लियर, कंटिन्यूअस है, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, डोमेन में भी पूरे हर एक पॉइंट पे साइन एक्स का और कॉज एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस है, उसमें डोमेन रेंज देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉज एक्स का भी डोमेन रेंज देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्लियर है। ओके, ई का पावर एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा। ई का पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक। तो ये भी आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं 10x का, किसका, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, tan इनवर्स x का ग्राफ होता है इस टाइप का, देख सकते हैं। ओके, तो tan इनवर्स x का ग्राफ आपने देखा, ठीक है। ये tan इनवर्स x का देख सकते हैं आप कि ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आप देखिए, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, cot इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके का होता है, आपने देखा है कभी cot इनवर्स x का ग्राफ। ओके, एक लेक्चर में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ओके, क्लियर, ग्राफ कैसे बनाते हैं।
ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, बस साइन कॉस टेन का ग्राफ आपको आना चाहिए, बाकी हर एक ग्राफ वहीं से आप बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ये पॉइंट पाई और ये पॉइंट आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, मान लीजिए कोई पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, आप खुद सोचिए मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा। मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ पे 0.0 है, 1 पे y की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे 0 होगी, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2 होगी, x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 2 होगी। इसी तरीके से ये इधर जाएगा और एक सेम मिरर इमेज इधर जाएगा। तो आपको ये ग्राफ कहीं पर टूटता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूअस होता है एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है? ओके, आप समझ गए होंगे कि साइन एक्स, कॉज एक्स, ई टू पावर एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, और पॉलिनोमियल का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर के लिए। ओके, क्लियर? ओके, अब दूसरी बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा है आपने? ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। क्यों? मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये पॉइंट मान लीजिए 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 3.4 कोई एक नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इनके छोटे में से सबसे बड़ा, इनसे छोटा इंटीजर में से बड़ा, मतलब इनसे छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। तो ये 3 पे आ गया, देखिए डार्क सर्कल लगा हुआ है। ओके, 3.1, 3.2, 3.9999 तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? घट के 3 आ जाएगी। क्लियर है? 2.1 से लेकर 2.00001 से लेकर 2.999999 तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग रहा है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। क्लियर है आपको? और ये आपको दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब हर एक जगह ही टूट रहा है, हर एक इंटरवल में टूट ही रहा है। ठीक है, ओके, तो क्लियर है क्यों डिसकंटिन्यूअस है? ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखिए। नेक्स्ट ग्राफ है आपका, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम होता है GI, नहीं सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है ये देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है आपको? ओके, आप समझ सकते होंगे। क्लियर? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। tan x और sec x का ग्राफ जो है वो पाई बाई 2 पे या उसके मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। tan x का ग्राफ आपने देखा होगा, पाई बाई 2 देखा होगा। tan x का ग्राफ कैसा होता है? tan x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। जीरो, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, फिर ये देख रहे हैं इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक, दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर? ऐसा ही बनते रहता है।
क्लियर है? ओके, ये अपने इंटरवल में 10x कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? sec x भी कंटिन्यूस हो। सेम कहानी है cot x का। sec x का ग्राफ आप देख लीजिए, sec x का ग्राफ आप देख लीजिए। sec x का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होगा। cos x का कैसा होता है आपका? cos x का होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ओके क्लियर। sec x का क्या होगा? कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर। cot x cosec x का सेम कहानी है। सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 क्यों होता है आप जान सकते हैं। क्यों? देख लीजिए, सिग्नम फंक्शन का भी ग्राफ आप देख लीजिए। क्लियर है? इस पॉइंट पे, यहाँ पे खाली, यहाँ पे भी खाली, ये चलता है, ऐसा ग्राफ होता है। क्लियर? आप बोलेंगे ऐसा कैसे? चेक कर लीजिए, नंबर रख के चेक कर लीजिए। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा नहीं होगा, आप देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, लेकिन आप इसको लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे आप? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी हैं, एक रिमूवल टाइप और एक नॉन रिमूवल टाइप। रिमूवल टाइप में दो टाइप के हैं, रिमूवल टाइप के अंदर भी दो टाइप के हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, और उसी तरीके से नॉन रिमूवल टाइप के अंदर भी तीन तरीके के हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटरी। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आप लोग तो कोरोना देखे होंगे। आप लोग कोरोना में कोविड-19, कोरोना में क्या होता था, किसी को कोविड हो गया तो फिर उसको क्या किया जाता, आइसोलेट किया जाता था, मतलब सबसे अलग कर दिया जाता था। तो वहीं से इसको हम समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अलग होना, उस पॉइंट का अलग होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। जैसे कि एक ये है, ये कोई फंक्शन है, ये एट x इजकल टू a, ये लिमिट, ये वैल्यू है 9। ठीक, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 9 के इक्वल हो गया, और फंक्शन एट a इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है, ये मान लो 10 हो रहा है, तो 10 हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो रहा है, फाइनाइट भी है। ठीक, फाइनाइट भी है। अच्छा, एक और चीज़, चलिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और इक्वल टू 9 है, बट फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो गई और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि इसका फंक्शन इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, बट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? ओके, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि कोई एक पॉइंट मिस हो जाता है। कौन सा पॉइंट मिस होता है? ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू मिस हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू मिस हो जाएगी। ओके, तो कोई एक ये फंक्शन है, ठीक, फिर से वही चीज़ लेते हैं, ये 9 हो गया, ये हो गया x इजकल टू a। ठीक, x इजकल टू c ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट हो गया। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा c पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 9, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9। फंक्शन एट ए मतलब फंक्शन एट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, मतलब कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, एफ एक्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, एफ ए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर, ओके, क्योंकि ये मिसिंग पॉइंट है, मिस है, पॉइंट ही नहीं है वहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट नॉन रिमूवेबल टाइप। नॉन रिमूवेबल टाइप में क्या है, 3 टाइप के हैं, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर, ओके। तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं, चलिए आगे जाके बताता हूँ। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी में आप देख रहे होंगे फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप के नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। फाइनाइट होगा बट इक्वल नहीं होगा, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे फाइनाइट टाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार बता दिया है, बट दोबारा देख लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहा है 4, राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट जा रहा है 5। अच्छे से देखिएगा, राइट हैंड लिमिट जा रहा है 5 और एफ ए क्या है, ये है 5, क्योंकि 5 पे ये देख लीजिए डार्क सर्कल है। क्लियर है। तो आप ये देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हमें क्या करना, क्या कहना है कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, ये है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि ये फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है, फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्लियर है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको, आप समझते जाइए, मैं बताते जाता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके WBJE के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम बाकी है। आप वॉरियर्स एडुकेप के साथ बने रहिए। ओके, इन्फानाइट टाइप। इन्फानाइट टाइप क्या, कैसा टाइप है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एटलीस्ट वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर इज ऑफ मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो फिर उसे हम बोलेंगे कि इन्फिनाइट टाइप। इन्फिनिटी की टाइप साइड में एक लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जा रहा है, तो उस वैसे लिमिट को हम क्या बोलेंगे, वैसे केस में हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे कि ये है, एक्स इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसका, इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट क्या है इसका, एट एक्स इक्वल टू सी पे मान लीजिए कोई नंबर 5 है, 5। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं है, बट एक साइड जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, तो वो इन्फिनिटी टाइप, मतलब इन्फिनिटी टाइप डिसकंटिन्यूटी है। दोनों साइड भी जा सकता है, मतलब कि इस टाइप का भी ग्राफ हो कोई कि दोनों साइड में इन्फिनाइट जा रहा है, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को भी आप बोल सकते हैं कि ये इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है ऑसिलेटरी टाइप। ऑसिलेटरी टाइप आप समझ सकते होंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑसिलेशन चैप्टर। ऑसिलेशन चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ऑसिलेट अपनी ही जगह पे वो ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, वहीं से इसका नाम पड़ा है ऑसिलेशन टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। ओके, तो हम इसको करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन टाइप मतलब कि अपने ही जगह पे ऐसे ऑसिलेट करते रहना। ठीक है, क्लियर। ओके,
व्हेन लिमिट ऑसिलेट बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा तो उसको ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1/x, ठीक। इसका क्या होगा, साइन 1/x मतलब x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/0, 1/0 क्या होगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या होगा हमें नहीं पता, बट हाँ हमें इतना जरूर पता है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी साइन की वो -1 से 1 के बीच में आएगी, मतलब कि ये -1 से 1 के बीच ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए ये ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच। क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/x - 1, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। क्लियर। तो इसमें जब आप लिमिट को रखेंगे तो क्या होगा, इसमें आप जब लिमिट x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/1 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/0। 1/0 किस टाइप का हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये इन्फिनिटी टाइप, ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी के साइड में वो करेगा, ऑसिलेट करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता है, बट हाँ ये ऑसिलेट करेगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। 1/0 क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर ये 1 प्लस के साइड जा रहा है, x बिलोंग्स टू 1 पॉजिटिव प्लस राइट हैंड साइड से लिमिट कर रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी की साइड रीच करेगा, और अगर से ये राइट हैंड साइड से लिमिट रीच कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से रीच कर रहा है तो 1 माइनस से रीच कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ वो कर रहा है, तो इसके वजह से ये बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये 0 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा समझाऊं? ओके ठीक है, क्लियर। तो दोबारा समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, तो ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे हमको कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह पे 1 रख दिया मैंने, तो ये कुछ ऐसा बन गया जो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 1/0 हो रहा है, ठीक है। अगर से 1 पॉजिटिव साइड से आएगा, ठीक, 1 प्लस साइड से आएगा, मतलब कि राइट हैंड साइड से आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1/0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक, तो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बट ये माइनस से आएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा। इतना क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट बात ये है कि अगर ये प्लस माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक, तो इसका आपने क्या लिया, ये देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा यूज़ करें, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच ऑसिलेट कर रहा है। अभी क्लियर है? ओके ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, इसको भी हम हटा ही देते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत है आपको? ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, चलिए ये साइन हटाओ, उसको जाने दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0, x की जगह पे अगर से हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, आप सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, 0 इंटू साइन 1/0। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हम कौन सा क्या लाए थे, 0, इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, ठीक।
ये एक्चुअल में आंसर तो इसका ज़ीरो आएगा, बट इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लग रहा है कि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ये -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि ऑसिलेट करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके क्लियर, ये कंटिन्यूअस है। ओके क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ सस्पिशियस बातें हम क्यों करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, यह आपको सामने दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, आप देख के समझ सकते होंगे। क्लियर है? ठीक, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, when the number of point in the interval, then the number of the point of the interval is -2 to 1। ये जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है। क्लियर? ठीक, ये ब्रैकेट क्या है? ओपन ब्रैकेट, -2 से 1 के बीच है। क्लियर? ओके, where the function f(x) equal to this is डिसकंटिन्यूअस। एक फंक्शन दे दिया है f(x), इसने पूछ दिया है कि कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, निकाला जाए। ये बात सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि कोई एक जो ग्राफ होता है इसमें तो हजारों लाखों पॉइंट होता है, बीच में हजारों लाखों पॉइंट होता है, आखिर हम कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहाँ कहाँ चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे। ऐसे तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, क्योंकि उसके बीच में हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के बीच में। तो इस बात को समझने के लिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ सस्पिशियस बातें, कुछ सस्पिशियस पॉइंट्स। तो आप उस चीज़ों को देखिए और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, हम किस क्वेश्चन में कैसे अटैक कर सकते हैं। ओके, WBJ क्वेश्चन में सस्पिशियस पॉइंट बहुत काम आते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए, पहला बात, इंटरवल में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक, मैंने बताया ही आपको अभी। कंटिन्यूटी कहाँ चेक करें, यही सबसे बड़ा आपके जीवन का क्वेश्चन है अभी, कि कंटिन्यूटी कहाँ चेक करें। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक कहाँ करना है? वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज चेंजेज, जहाँ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है। जैसे कि कोई फंक्शन होगा जिसमें बोलेगा कि f(x) इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 1, और f(x) इज इक्वल टू 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, और f(x) इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो, डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट पे चेंज हो गया, तो हमें कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है? 1 पे चेक करनी है और 0 पे चेक करनी है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ओके, तो पहली बात आपको समझ में आई होगी कि हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है? जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा। क्लियर? सेकेंड बात, ओके, वेरी गुड। इन केस ऑफ दिस f(x) एंड ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में कहाँ चेक करना है? ठीक है, x की वो वैल्यू जहाँ f(x) इंटीजर बने, जहाँ f(x) इंटीजर बनेगा वहाँ पे हमें चेक करना है। क्लियर है? और सिग्नम f(x) और मॉड f(x) में भी यही काम करना है कि x की वो वैल्यू, यहाँ की होगा, x की वो वैल्यू जहाँ f(x) इक्वल टू 0 बने, जहाँ f(x) इक्वल टू 0 बने वहाँ पे हमें चेक करना है सिग्नम की वैल्यू कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी हमें चेक करना है सिग्नम और मॉड फंक्शन में, कहाँ पे? जहाँ पे वो 0 हो रहा होगा f(x). ओके, क्लियर? ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ ही गई होगी। नेक्स्ट, वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0, जहाँ पे डिनोमिनेटर बिकम 0,
जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वहाँ पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप बात आप अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि डिसकंटिन्यू जहाँ डिनोमिनेटर जीरो बनता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। हम लोग पहले इतनी इतनी बातें समझ के आ चुके हैं, कई क्वेश्चन में देखे हैं डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होता है वहाँ कुछ और काम किया जाता है, ठीक है, क्लियर। ओके, आगे देखते हैं, ये भी क्लियर है। एट एंड पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल और डोमेन, गिवन इंटरवल और डोमेन दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। डोमेन में से कुछ इंटरवल देगा, वहाँ पे हमको देखना होगा कि वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। ओके, वेरी गुड, ठीक। ये अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जेई मेंस के, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ओके, क्लियर। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप, ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में सी का मतलब यहाँ पे हम अपने टर्म में सी का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन और डीसी का मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। इसको एग्ज़ाम में आप लिख के मत आइएगा, वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं होगा क्योंकि अभी आपको WBJE का एग्ज़ाम देना है, जो कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है। आपको सर्कल करने रहते हैं, MCQ, वो OMR सीट एग्ज़ाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। समझने के लिए सी और डीसी लिखा है मैंने। डीसी का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हमारे टर्म में, बट एक्चुअल में फिजिक्स में डीसी का मतलब कुछ और होता है, तो अभी के लिए यहीं देखें, ओके, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है कि सम और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन C1 और C2 का जो सम या डिफरेंस होगा, C मतलब कंटिन्यूअस, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का सम करें या डिफरेंस करें, दोनों ही कंटिन्यूअस होगा, ओके, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। और तीसरी बात देखिएगा, दोनों फंक्शन का डिवीज़न जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस बात को एक लाइन में हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, क्लियर। और अच्छा, हाँ, डिवीज़न के केस में एक बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ओके। तो इस बात को आप अच्छे से देख लीजिए, क्लियर। तो अच्छा, हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ये C1 एक फंक्शन है, एक C2 है, ठीक है, क्लियर। C1 का लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फ़ा है, राइट हैंड लिमिट बीटा है, नहीं बीटा हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा। तो इसके वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर से कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन का वैल्यू तीनों ही इक्वल होना चाहिए, जो कि अल्फ़ा के बराबर है। और C2 में क्या है कि ये बीटा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और प्रोडक्ट की ये फंक्शन की वैल्यू तीनों बीटा है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड लिमिट का सम करेंगे, राइट हैंड लिमिट का सम करेंगे तो भी अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। और ये इसका फंक्शन के वैल्यू का सम करेंगे तो भी अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तो तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। बट हम इसको अलजेब्रा में यूज़ किए हैं, प्लस माइनस में ही यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीज़न में नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर, हाँ, ये ट्रूली वैलिड है, इसका थ्योरी है, क्लियर। बट प्रोडक्ट और डिवीज़न का नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना, ओके, क्लियर। तो यहाँ से आप देख रहे हम प्रूव कर चुके हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट और डिफरेंस, सॉरी, सम और डिफरेंस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी तक हमने कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का देखा था, सी और सी का देखा था।
अब सी और सी डी का डी सी का देखते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का। तो इसका सम और डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होगा। सम और डिफरेंस क्या होगा? ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो फंक्शन है, अच्छा ये मैंने आपको ये नहीं बताया ना, एक काम करते हैं, ये देख लीजिए एक बार इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 3 के बीच। ठीक है? ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। बट नहीं, ये आपको मैंने जो बताया है तरीका कि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस होता है, उससे आप देख लीजिए ये क्या है, मॉड फंक्शन। पहले बता के रखा हूँ कि मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये देखिए एक जगह मैंने आपको बताया था फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। ये देखिए मॉड फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस इन एवरी रियल नंबर। ओके क्लियर? तो देखिए वहीं से हमें काम आ रहा है। ठीक है? उसके बाद साइन एक्स भी कंटिन्यूस था, और मॉड लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पॉजिटिव में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? पॉलिनोमियल फंक्शन, उस पर भी मॉड लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्लियर? तो ये तीनों कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस फंक्शन का सम जो होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूस ही होगा, क्लियर? यस, वेरी गुड। देखिए इस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हमें कितना हेल्प मिला। एक बड़ा सा क्वेश्चन कितने छोटे समय में सॉल्व हो गया। अगर आप एग्जाम में बैठ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप देखते ही आंसर बता दोगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा, ये अच्छा ये मैं बता रहा था, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। ठीक? एक फंक्शन है x³ - 3 और एक फंक्शन है, आप देख पा रहे होंगे फिर से आपके पल्ले वही फंक्शन पड़ गया, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके क्लियर? तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यूस है। ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 1 होता है, राइट हैंड लिमिट 0 होता है x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे, और इसका फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? तो ये देख रहे होंगे कि ये इक्वल नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक? क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि ये बीच में प्लस है। बीच में प्लस वाला केस कहाँ है? ये देखिए ये। अच्छा चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसमें तो तीनों इक्वल होगा, अल्फ़ा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अल्फ़ा, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू अल्फ़ा, और दूसरे वाले में इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में, ये फ्रैक्शनल पार्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट बीटा, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है अल्फ़ा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है आपको 1, सॉरी राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 0, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। क्लियर है? तो अभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों फंक्शन का समेशन करने पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिलेगा? अल्फ़ा प्लस 0, राइट हैंड लिमिट कितना मिलेगा? अल्फ़ा प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फ़ा। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ऐसा हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर? ओके, तो ये बात आपको समझ में आई? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अभी तक हम कंटिन्यूस देख लिए। यहाँ पे क्या था? कंटिन्यूस और कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या था?
कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है? ठीक, तो डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी कर लो, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न, कुछ भी कर लो, वो हम कह नहीं सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कांट कमेंट एग्जैक्टली बिफोर नोइंग द फंक्शन। जब तक हमको फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्लियर है? हमको सबसे पहले फंक्शन चेक करना पड़ेगा। ओके, तो कैसा रहेगा आज का लेक्चर? आपको मज़ा आया कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पहले के 3 लेक्चर ज़रूर कवर करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे की चीज़ें आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होंगी। क्लियर? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे आप अभी जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे WBJEE से रिलेटेड, और आपके काउंसलिंग के टाइम पे हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, फुल मेंटर सपोर्ट रहेगा आपको, एनी टाइम कॉलिंग सपोर्ट रहेगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमें। आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज है, जो भी है आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, कैसा कॉलेज है, कितने रैंक पे मिलेगा, क्या है क्या नहीं, ऑल थिंग्स। ठीक है, क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक, और आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं हमसे, काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर? दिख रहा है ये नंबर? ओके। वॉरियर्स एडुकैब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बहुत ही नया मार्केट में और बहुत ही शानदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।